नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी में। दोस्तों अब तक आपने मैराथन बहुत सारे सेशंस देख लिए होंगे। दोस्तों आज के इस मैराथन के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के टॉप 100 एसएससी सीएचएसएल क्वेश्चंस जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के हिसाब से ये जो मैराथन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और इकोनॉमिक्स में मैं यहाँ पर आपसे लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं वो मैं पूछूंगा, जिससे आप ये अंदाजा लगाइएगा कि क्या और किस लेवल का एग्जाम आपके किस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे, फटाफट शॉर्ट में समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। यूजुअली विच ईयर ऑफ अ सीरीज ऑफ ईयर्स इन इकोनॉमिक इंडेक्स इज कॉल्ड द बेस ईयर, यानी सामान्यतः किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। दोस्तों चाहे आप इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप नेशनल इनकम की बात कर लीजिए, हम एक तो वर्तमान मूल्यों पर की गणना करते हैं और एक गणना हम आधार वर्ष के हिसाब से करते हैं। तो आधार वर्ष वर्तमान में जो नेशनल इनकम के लिए लिया गया है वो है दोस्तों 2011-12 यानी कि 2011-12 में क्या प्राइजेस थे उसके आधार पर। तो इसी को बेस ईयर बोलते हैं दोस्तों। ये बेस ईयर क्या होता है? प्रथम वर्ष कहा जाता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको क्या कहते हैं दोस्तों? फर्स्ट ईयर को बेस ईयर कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर यानी कि हमने आधार वर्ष 2011-12 लिया है तो शुरुआत यहीं से होती है, तो ये फर्स्ट ईयर ही क्या कहलाता है? बेस ईयर कहलाता है, यानी कि जहां से हम गणना करना शुरू करते हैं, आज की डेट में कंपैरिजन करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों फर्स्ट ईयर। अगला देखते हैं दोस्तों। इन एन इकोनॉमी फिशरीज आर अ पार्ट ऑफ, एक अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन एक हिस्सा है। आप सभी लोगों को पता है जब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है। हालांकि टर्शरी से दो और सेक्टर निकले हैं, अगर कभी उनके बारे में सुनिएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा या ये मत सोचिएगा कुछ नया है। दोस्तों क्वाटरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर, जिसे चतुर्धातक और पंचम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो हाईली क्वालिफाइड सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल उस पर ना जाके आप तीन सेक्टर याद रखिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर और अलाइड सब कुछ आता है, कृषि और कृषि से संबंधित, चाहे आप फिशरीज की बात कर लो, चाहे आप माइनिंग यानी कि खनन की बात कर लो, फॉरेस्ट्री यानी कि वन की बात कर लो, ये सब प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होते हैं। सेकेंडरी में आता है टोटली मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड में हम सर्विसेज यानी कि टर्शरी को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहां पर दोस्तों फिशरीज किसका पार्ट हुआ? फिशरीज पार्ट हुआ दोस्तों प्राइमरी सेक्टर का। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? डी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, which of the following formulas related to monetary and liquidity aggregate is not correct? दोस्तों मौद्रिक और तरलता समुच्चय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? दोस्तों मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा की आपूर्ति के लिए हम ये चार मानक लेते हैं, जो ये चारों मानक आपके पास लिखे हुए हैं। M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। इनको कहते क्या है ये याद रखिएगा। इनको मुद्रा आपूर्ति के मापक कहा जाता है, यानी कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा की आपूर्ति बाजार में कितनी है ये पता करने के लिए इनका कैलकुलेशंस किया जाता है, क्योंकि अगर मुद्रा की आपूर्ति बाजार में ज्यादा होगी तो सिचुएशन इन्फ्लेशन की हो जाएगी, और मुद्रा की आपूर्ति अगर एक लेवल से कम होगी तो सिचुएशन डिफ्लेशन की हो जाएगी, और दोनों ही सिचुएशन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीतियों के माध्यम से इनको नियंत्रित रखता है। तो फॉर्मूला इनके क्या है? वैसे यहां पर सबके फॉर्मूला लिखे हुए हैं, बस आपसे पूछा जा रहा है कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है। तो M4 में क्या आता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देन M1 में करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स की बात करते हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट यानी कि जो बैंकों में आपका सेविंग और करंट अकाउंट में पैसा जमा है, तो बी भी सही है। सी हो गया M2 में M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो M2 में M1 पूरा ले लिया और साथ में क्या लेते हैं? जो पोस्ट ऑफिस में यानी कि डाकघरों में जो बचत जमाए हैं उनको लेते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। यहां पर गलत है दोस्तों डी। M3 में हम किसकी बात कर रहे हैं? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये बिल्कुल भी गलत है। M3 में हम किसकी बात करते हैं? M1 की बात करते हैं प्लस टाइम डिपॉजिट्स की बात करते हैं, ये बराबर का चिन्ह है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, M3 में हम बात करते हैं M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, यानी कि कॉमर्शियल बैंकों में जो FD/RD जमा है, तो यहां पर हम टाइम डिपॉजिट्स तो लेते हैं, लेकिन किसकी? ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, और ये क्या हो जाता है? सही हो जाता है दोस्तों।
ठीक है, इनको डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए इकोनॉमिक्स की एक प्लेलिस्ट राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर ही पड़ी हुई है, इकोनॉमिक्स के नाम से, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज मैंने क्लासेस ले रखी हैं, तो आपको मॉनेटरी सिस्टम में ये चीजें मिल जाएंगी, मॉनेटरी पॉलिसी में ये चीजें आपको मिल जाएंगी, जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में कराया हुआ है। देन तो डी याद रखिएगा, डी जो है वो गलत है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। सेकेंडरी सेक्टर टोटली मैन्युफैक्चरिंग पर है, मैंने बता दिया। अब आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एटलीस्ट इनके अंतर्गत जो पूछा जाएगा वो तो गलत नहीं करोगे। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या है? फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। भाई लीगल कंसल्टिंग ये तो सर्विस हो गया, यानी कि तीसरे सेक्टर की बात, तृतीय क्षेत्र हो गया। टी प्लांटेशन तो चाय का, ठीक है, चाय का क्या करना है, बागान, तो ये प्राइमरी का पार्ट हो गया, आपको पता ही चल गया, प्राइमरी का पार्ट हो गया। देन बैंकिंग की बात करें, ये भी दोस्तों सर्विस होती है, और सर्विस है तो एक किसका पार्ट हो गया, थर्ड का पार्ट हो गया, थर्ड का पार्ट हो गया। तो क्या है, फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो कृषि के क्षेत्र में इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है। तो ये किसका होगा, ये सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होगा। अगला दोस्तों, द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं मेनली पाई जाती हैं। अमेरिका में शुरू हुई थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। और दूसरा होता है दोस्तों सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्टिक अमेरिका से स्टार्ट हुई है, यूएसए से, और इसकी जो काम किया गया था ये यूएसएसआर ने इसको शुरू किया था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो नाम में ही सोशलिस्ट लगा हुआ था, हालांकि यूएसआर आगे चल करके डिवाइड हो गया, जो कि आज रशिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इन्होंने स्टार्ट किया था। तो दोनों का जो मिक्सचर होता है, इसी मिक्सचर को मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और भारत ने इस अर्थव्यवस्था को 1948 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से अपनाया था। कब? 1948 में आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसे हम आईपीआर के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। इसी में बताया गया था कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित यानी कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, ये दोनों यानी कि प्राइवेट कंपनियां और पब्लिक कंपनियां दोनों मिलकर के अगर कार्य कर रही हो, सिस्टम को चला रही हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अ मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड इन विच फ्री मार्केट्स कोएग्जिस्ट। फ्री मार्केट यानी कि खुली अर्थव्यवस्था, फ्री मार्केट कोएग्जिस्ट विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप के साथ एग्जिस्ट करती हो। जैसे टेलीकॉम की कंपनी है जियो, एक प्राइवेट कंपनी है, बट रेगुलेट कौन कर रहा है पूरे टेलीकॉम सेक्टर को? ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। और ट्राई किसके पास है? सरकार के पास है। इंश्योरेंस सेक्टर में आईसीआईसी की बात कर लो तो आईसीआईसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसी प्रू लाइफ के नाम से जाना जाता है, या आईसीआईसी लॉम्बार्ड के नाम से, तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कौन कर रहा है? आईआरडीए। तो अगेन नियंत्रण किसके हाथों में है? सरकार के हाथों में। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के साथ फ्री मार्केट्स अलाउड है। तो यह व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला दोस्तों, which of the following is an economic system in which capital goods are owned by private individuals or business and the production of goods and services is based on supply and demand in the general market? समझिएगा बहुत अच्छे से, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है, जहां पर रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है? ऐसी व्यवस्था को दोस्तों कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और जहां पर संसाधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। तो अगेन, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो चीजों की सप्लाई होती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, वो याद रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ नीड होता है, जरूरत के आधार पर। लेकिन अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है पूंजीवादी, तो याद रखिएगा ये जो वितरण होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द जनरल मार्केट। तो ये इकोनॉमी कौन सी है दोस्तों? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आप लोग आंसर करते जाइए जल्दी से जल्दी, फटाफट आंसर करते जाइए और चीजों को समझते जाइए। अगला प्रश्न,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये बताने की जरूरत है मुझे कि टर्शरी में क्या आएगा। टर्शरी में बातें आएंगी सेवाएं की, तो फार्मिंग यानी कि कृषि, ये सेवा नहीं है। ट्रेडिंग की बात करें तो यस ट्रेडिंग, जितने भी लोग ट्रेडर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, कंसल्टेंसी बेसिस पर होते हैं, ये सेवाएं दे रहे हैं, तो ट्रेडिंग है। हंटिंग यानी कि शिकार करना, ये भी प्राइमरी से संबंधित हो गया। वीविंग, जो जुलाहे होते हैं, ये भी किससे संबंधित हो गया, कृषि से संबंधित हो गया दोस्तों। तो याद रखिएगा ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग क्या है, एक टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ध्यान रखिएगा। Then an industrial economy is best defined as an economy whose 50% or more produce value comes from the sector। समझिएगा बहुत अच्छे से। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कोई भी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था यानी इंडस्ट्रीज पर आधारित अर्थव्यवस्था हम कहते, मतलब कब कहेंगे, ठीक है, जब 50% उसका जो वैल्यू है कहां से आता हो। तो अगर औद्योगिक अर्थव्यवस्था हम बोल रहे हैं तो 50% से ज्यादा का जो कंट्रीब्यूशन है वो कहां से आना चाहिए, वो आना चाहिए दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर से, क्योंकि सेकेंडरी में ही तो इंडस्ट्रीज की बात होती है, मैन्युफैक्चरिंग की बात कहां पर होती है, इसी में तो होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, हालांकि भारत इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, भारत में 50% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ये सेवा बेस्ड यानी कि सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि 50% से ज्यादा सर्विस सेक्टर से आ रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज द अदर नेम फॉर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। आय एवं रोजगार का सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है। समझिएगा, आय और रोजगार का सिद्धांत। दोस्तों इनकम यानी कि हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बोलते हैं माक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, सॉरी माक्रो इकोनॉमिक्स, ये है MACRO, ये है माक्रो। माक्रो का मतलब होता है समष्टि, ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है वेस्टी। इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो माक्रो जहां पर हम बड़े लेवल की या बड़ी पिक्चर की बात करते हैं, माइक्रो यानी कि जब इंडिविजुअल्स के डिसीजंस की बात करते हैं, यानी कि व्यक्तियों के निर्णयों की बात करते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो सही ऑप्शन है, जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, वो माक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और एक और बात याद रखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो कुछ भी लिखा हो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। अगला, इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स, रिसोर्स ऑनर्स एंड फर्म्स। को उपभोक्ता संसाधन मालिकों और फर्मों जैसी व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों अगेन फिर से बात आ गई ना इंडिविजुअल डिसीजंस की। अभी मैंने आपको बताया कि जहां पर व्यक्तिगत निर्णयों की बात करते हैं, पर्सनली इंडिविजुअली जब किसी की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। अगला, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, रेट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बेसिकली वेजेस की बात कर लो, रेंट की बात कर लो, इंटरेस्ट की बात कर लो, प्रॉफिट की, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है दोस्तों उत्पादन के कारक। क्या मतलब है दोस्तों, उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं, लैंड होते हैं, लेबर है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। लैंड के लिए रेंट होता है, लेबर के लिए वेजेस होती है, ठीक है। देन कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी कि पूंजी लोगे तो ब्याज दोगे ना। और जो एंटरप्रेन्योर होता है इसको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है। तो इस अवधारणा की बात हो रही है। यह अवधारणा दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का हिस्सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा उत्पादन के कारक की बात हो रही है। अगला दोस्तों, डिमांड फॉर मनी अराइजेज मेनली ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंसेस। यानी कि पैसे की मांग मुख्यतः भविष्य की प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है।
अगर इन फ्यूचर आपको पता है कि जो इनकम है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर ऐसी बातें आपके दिमाग में होंगी तो उस समय पैसों को, ठीक है, उस समय की जो रिसिप्ट है, मांग है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसको प्रिकॉशनरी डिमांड कहेंगे, एहतियाती, प्रिकॉशनरी। आप समझिएगा, जितना भी आप अर्न करते हैं, आप प्रिकॉशन के तौर पर कुछ अमाउंट सेव करके चलते हैं या नहीं? क्यों सेव कर लेते हैं? सेव तो इसलिए करते हैं ना कि ये सेविंग उस वक्त काम आएगी जब या तो इन फ्यूचर कहीं कोई अनसर्टेनिटीज हैपनिंग हो गई, ठीक है, तो वो पैसा काम में आएगा। तो इसे हम दोस्तों प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी के नाम से जानते हैं। और ये तब बढ़ जाती है जब फ्यूचर रिसिप्ट और एक्सपेंसेस का कंफर्मेशन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक की अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थितियां आ जाए जहां फ्यूचर का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी। अगला, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा की आपूर्ति, अभी बताया था ना, मुद्रा की आपूर्ति ही है जो बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन, घट जाती है तो डिफ्लेशन। मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी होता है और इसको नियंत्रित रखने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीतियों के द्वारा करता है। समझिएगा बहुत अच्छे से। तो यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट आपको मनी सप्लाई के बारे में पहचानना है। पहला है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी अलोन इन इकोनॉमी डिटरमाइंस द ओवरऑल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। पूरी अर्थशास्त्र में कितनी लिक्विडिटी है? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जो पैसा शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कैश के रूप में है। लिक्विडिटी का मतलब होता है लिक्विड मनी। लिक्विड मनी का मतलब होता है जो पैसा बहुत जल्दी हार्ड कैश में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे मेरी जेब में लिक्विड मनी क्या है? एक तो लिक्विड मनी वो होगा जो मेरी पर्स में रखा है पैसा, ठीक है, नोट और कॉइन के रूप में। लेकिन अगर मेरे पास कोई गोल्ड है तो वो भी लिक्विड मनी है। जिस शॉप पे जाऊंगा, गोल्ड की वैल्यू सबको पता है जो चल रही होगी, तुरंत मुझे हार्ड कैश मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? शेयर्स मैंने खरीद रखे हैं तो वो मैं तुरंत ऑनलाइन सेल कर दूंगा अगर बाजार चल रही होगी तो, ठीक है। तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज भी लिक्विड मनी में आती हैं। तो कोई भी ऐसा पैसा जो तुरंत हार्ड कैश में कन्वर्ट हो सकता है उसको लिक्विड कहते हैं। तो लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी कैसे पता करी जाती है? तो अगेन, टोटल स्टॉक ऑफ मनी अलोन इन इकोनॉमी, यानी कि मुद्रा का वह स्टॉक जो इकोनॉमी में है सिर्फ वही गिना जाता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों वो यही है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। कॉमर्शियल बैंक्स यूज प्राइमरी डिपॉजिट टू क्रिएट क्रेडिट। यस, बिल्कुल बात है। क्रेडिट का मतलब है साख। कॉमर्शियल बैंक यूज प्राइमरी डिपॉजिट्स, यानी कि आप लोगों का जो जमा हुआ पैसा है वही कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? बाजार में उधार के तौर पे देते हैं। तो क्रेडिट का निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं, साख का निर्माण कर रहे हैं। इसी के लिए कॉमर्शियल बैंकों को साख का निर्माणकर्ता कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा, रिजर्व बैंक को साख का नियंत्रणकर्ता कहा जाता है। कंट्रोलर ऑफ मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और क्रिएटर ऑफ मनी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। बाकी ये सारी बातें क्या हैं दोस्तों? सही हैं। अगला, is a situation in the bonds market when the rate of interest falls to its lowest level and the speculative demand for money becomes perfectly elastic। बॉन्ड बाजार में एक ऐसी स्थिति है जब ब्याज दर अपने निम्नतम स्तर तक गिर जाती है और पैसे की सट्टा मांग पूरी तरह से लोचदार हो जाती है। दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप के नाम से जानते हैं, तरलता जाल के माध्यम से। होता क्या है तरलता जाल? सुनिएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाजार में बहुत कम कर दिए जाए, जैसे नॉर्मली क्या होता है, लोन्स तब ज्यादा लोग लेते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब क्या होता है? कम होता है, तभी लोग क्या लेते हैं? ज्यादा लोन लेते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। तो अगेन, अब इंटरेस्ट रेट तो कम है यहां पर, तो लोगों को ज्यादा लोन लेना चाहिए, जिससे बाजार में और पैसा बढ़ सके। लेकिन होता इसके जस्ट विपरीत है, ट्रैप हो जाता है। लोग सेविंग ज्यादा करने लग जाते हैं। लोग लोन ना लेकर के, पैसे ना लेकर के, जो बचा हुआ पैसा है सेविंग करने लग जाते हैं। रीजन, इन फ्यूचर उनको पता है स्थितियां अच्छी नहीं है। जैसे कोविड में आपने देखा बैंकों ने लोन वगैरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम कर दिए थे। तो एक मानक से अगर नीचे जाते हैं तो याद रखिएगा लोग फिर क्या करने लग जाते हैं? सेविंग पे फोकस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके द्वारा ये जो काम किया जा रहा है, जिस कार्य के लिए किया जा रहा है कि लोग लोन ज्यादा लें, वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एक लिमिट तक तो ये पॉसिबल होता है, लेकिन इस लिमिट के बाद पॉसिबल नहीं होता है। इसी को लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, यानी कि लोग पैसा अपने पास इकट्ठा करने लग जाते हैं, ठीक है, वो बाजार में मनी सर्कुलेट नहीं हो पाती है।
चलिए अगला बताइए दोस्तों, are called as narrow and broad money respectively in the context of money supply in an economy। दोस्तों अभी M1, M2, M3, M4 के बारे में हमने जाना, तो उसमें से एक को नैरो मनी कहते हैं, एक को ब्रॉड मनी कहते हैं। तो M1 को नैरो मनी कहते हैं और M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, M1 एंड M3। तो इसका सही ऑप्शन है ए, M1 को नैरो मनी और M2 को ब्रॉड मनी के नाम से जाना जाता है। अगला, the proportion of a small increase in income which will lead to increased consumption expenditure is known as। क्या पूछा जा रहा है? the proportion of a small increase in income, यानी कि इनकम में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, which will lead to increased consumption expenditure is known as। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नोन एज, यानी कि उपभोग की मात्रा भी आपकी बढ़ जाती है। इसको दोस्तों हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से जानते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। जैसे ही आपके पास पैसा बढ़ता है तो आप क्या करने लग जाते हो, आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं। नॉर्मली कई बार यह बात आती है कि अगर आपके पास पैसा बढ़ेगा तो आपकी सेविंग बढ़ेगी, नहीं आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, ये बात कही जाती कि आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो सेविंग करोगे, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो हम सेविंग ना करके हमारे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है इसको। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, निम्नलिखित में से किसकी अवसर लागत नहीं होती है। याद रखिएगा, जितनी भी निष्क्रिय चीजें हैं जहां पर आप चूज कर सकते हो वो सभी चीजें अवसर लागत के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जिनका विकल्प ही नहीं है, आप चूज नहीं कर सकते हो, वो बिना चूज किए हुए आपको मिली हुई है, आपकी ये चॉइस नहीं है कि मुझे ये चाहिए, तो यहां पर ऐसी कौन सी चीज है जो बिना चॉइस के आपको मिलती है? वो है दोस्तों सनलाइट। सूरज की रोशनी की आप चॉइस करोगे कि मुझे आज सूरज की रोशनी नहीं चाहिए, इस समय पर मुझे ये रोशनी चाहिए, चांद की रोशनी, तो दोनों ही याद रखिएगा आपके बस की बात नहीं है। तो जहां पर आप चॉइस नहीं कर सकते हो, जो नेचुरली अपने आप होगा ही होगा, वह उनकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली वस्तुओं की होती है, जैसे सोप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है, सॉफ्टवेयर की हो सकती है, स्टाइलस की हो सकती है। आप इनकी जगह पर कुछ और काम कर सकते हो, कुछ और तरीके से चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये चॉइस नहीं है। तो बस इतना दिमाग में रखिएगा कि जहां चॉइस नहीं होती है वहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती है। द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, परिवर्तन चक्र को इस नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकती है वो यहां पर सेट किया जाता है। देखिएगा, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेटेड द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट फॉर टू प्रोडक्ट्स व्हेन देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हमारे पास सीमित संसाधन है तो उन सीमित संसाधनों में ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये यानी कि उत्पादन संभावना वक्र, ये बताता है कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कितना मिल सकता है फॉर टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी कि दो उत्पादों के लिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, इलस्ट्रेट करता है, यानी कि बताता है। अगला, refers to money that has already been spent and which cannot be recovered, उस धन को या उस पैसे को संदर्भित करता है जो पहले से ही खर्च हो चुका है और जिसे वापस नहीं पाया जा सकता। बिजनेस में बहुत सा पैसा ऐसा खर्च होता है जिनको आप वापस रिकवर नहीं कर सकते, एक बार गया तो गया। दोस्तों ऐसी कॉस्ट को संक कॉस्ट यानी कि डूबत लागत के नाम से जानते हैं। ठीक है, डूबत लागत भी लिखा होता है कई बार, डूब लागत या डूबत लागत। तो जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, एक बिजनेस में जो रिसर्च का पैसा है, शोध का पैसा है, इंप्लॉइज को दी गई सैलरीज हैं, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों संक कॉस्ट में आता है। ये आप रिकवर नहीं कर सकते हो दोबारा। जैसे मान लीजिए मशीन आपने खरीदी तो बेच करके कुछ तो पैसा निकाल लोगे ना, ठीक है। मान लीजिए बिजनेस करने के लिए एक शॉप आपने खरीदी थी तो वो शॉप तो आपके पास रहेगी ना, बिजनेस बंद भी हो जाएगा तो भी आप उस शॉप को बेच करके पैसा निकाल सकते हो, तो उसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो रिकवर हो जाएगा ना। लेकिन ऐसी लागतें जो लगी, ऐसा पैसा जो लगा लेकिन जो रिकवर नहीं हो सकता, उसे हम संक कॉस्ट यानी कि डूबत लागत के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए अगला, which of the following is not a central economic problem solved by the production possibility curve,
यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र, ये कौन सी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व नहीं कर सकता, निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसे उत्पादन संभावना द्वारा हल नहीं किया जा सकता? वो समस्या नहीं है, ठीक है, जिसे हल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। समझिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने मैक्सिमम आउटपुट की बात करी थी 2 प्रोडक्ट्स के, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात करी थी ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में क्या क्या हो सकता है? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं। ऑब्वियसली फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करोगे ना, एक कंपनी अगर 500 यूनिट बना सकती है तो फुल यूटिलाइज कर रही है रिसोर्स को, वो बना रही है। देन सस्टेनेबल कंजम्पशन, उपभोग पर आप फोकस दे सकते हो। देन इकोनॉमिक इफिशियंसी आपकी हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ से आपका कोई लेना देना नहीं, आप अपना काम कर रहे हो ना। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या नहीं होगी ये तो सरकार बताएगी ना। तो याद रखिएगा, ये सॉल्व नहीं करी जा सकती समस्या, किसके द्वारा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा। बाकी समस्याएं सॉल्व की जा सकती हैं। अगला, व्हाट इज गिनी कोएफिशिएंट यूज्ड फॉर? गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों गिनी गुणांक लॉरेंज कर्व पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? पहले ये याद रखिएगा, लॉरेंज कर्व पे बना हुआ गिनी गुणांक है। लॉरेंज कर्व को ही मैथमेटिकल प्रेजेंट किया था गिनी के द्वारा, प्रोफेसर गिनी के द्वारा, और इसी को गिनी गुणांक के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये इनकम इनइक्वालिटी यानी कि आय की असमानता को दर्शाता है। लॉरेंज कर्व भी आय की असमानता को दर्शाता है और गिनी कोएफिशिएंट भी आय की असमानता को दर्शाता है। और एक स्कोर के माध्यम से, जो स्कोर 0 से 1 के बीच में होता है, इसके माध्यम से बताता है कि आपके देश में आय की असमानता कम है या ज्यादा है। अगर स्कोर 1 की तरफ है तो याद रखिएगा आय की असमानता ज्यादा है, अगर स्कोर 0 की तरफ है तो याद रखिएगा आय की असमानता कम है, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा, 0 कभी किसी देश का नहीं हो सकता, कि कोई भी देश विश्व में ऐसा नहीं है जहां पर आय समान हो, यानी कि इक्वल हो। असमानताएं तो होंगी, बट वो जो गैप बढ़ने लगता है वो गलत है। जैसे भारत में, भारत देश में भारत के 4% लोग ऐसे हैं, 3 से 4% लोग जो 40% रिसोर्सेज जो हैं उनको समेटे बैठे हुए हैं। तो सोचिए, गरीब गरीब है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है ना, वो इनकम इनइक्वालिटी के द्वारा व्यक्त की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों उसी से संबंधित हैं। टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी इज द राइट ऑप्शन। और कुछ इस तरीके का ये गुणांक होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का, एक तरफ आय प्राप्त करता है, एक तरफ आय है। और ये लॉरेंज कर्व था, ये जो रेखा इसको आय समानता रेखा कहा जाता है। लॉरेंज कर्व में क्या था, ठीक है, कि यहां इस तरफ अगर ये झुकी हुई होती है तो याद रखिएगा जितना एक्स एक्सिस के नीचे होती है रेखा, उतनी ही आय की असमानता क्या है, कम कही जाती है, और उतनी आय की असमानता ज्यादा कही जाती है। और जितना यहां पर है उतनी आय की असमानता कम, यानी कि कोई देश यहां पर है तो आय की असमानता कम है, यहां पर है तो कम है, लेकिन अगर कोई देश यहां पर है तो समझ लीजिएगा आय की असमानता बहुत ज्यादा है। और वही काम यहां पर इन्होंने किया, गिनी ने इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर दिया इस एरिया को लेकर के। मान लीजिए कोई देश यहां आ रहा है ना, तो इस एरिया को ले लिया और फिर इस पूरे कंप्लीट एरिया को ले लिया और फॉर्मूले के थ्रू निकाल दिया। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। अ हायर इंडेक्स रिप्रेजेंट इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। A higher index represents inequality in income distribution. Higher index, समझिएगा, ये भी गिनी कोएफिशिएंट की ही बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, गिनी कोएफिशिएंट। सूचकांक अगर ज्यादा निकल करके आता है, यही तो मैंने कहा ना, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। इंडिया लगभग 0.67 की स्थिति में आता है। कहां पर? तो इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है ना इंडिया में, समझ गए नहीं? तो 0.67 0.68 की स्थिति में भारत आता है। तो याद रखिएगा, अगर 1 की तरफ बढ़ोगे तो इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, ये गिनी सूचकांक को दर्शाता है। अगला, लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय द गवर्नमेंट कैन लीड टू। सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी का परिणाम हो सकता है। वित्तीय अनुशासन का मतलब क्या है दोस्तों? सरकार अगर पैसे को सही मैनेज ना करे, उसका सही से प्रबंधन ना करे तो क्या होगा दोस्तों? एक्सेस एक्सपेंडिचर या इन्फ्लेशन। तो एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली आप अपने पर लेकर के देखिए, अगर मैं पैसे का सही से ख्याल ना रखूं तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं ज्यादा खर्च कर दूं। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं है, पैसा बहुत है तो ज्यादा ही खर्च करोगे ना। इन्फ्लेशन,
जब पैसा बहुत है यानी कि मनी सप्लाई ज्यादा है, और जब बाजार में सबके पास बहुत पैसा होगा तो बाजार में वस्तु और सेवाओं के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो वो सिचुएशन इन्फ्लेशन कहलाएगी। तो याद रखिएगा ये दोनों ही बातें सही हैं, ए और बी। अगर लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगी तो ये दोनों बातें होंगी। अगला दोस्तों, जीडीपी दैट टेक इनटू अकाउंट इन द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हो या एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। यानी कि उस जीडीपी की हम बात कर रहे हैं जो जीडीपी पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको भी ध्यान में रखती है, उसकी वजह से भी तो एक कॉस्ट अराइज होती है या नहीं, समझ गए आप मेरी बात या नहीं। जैसे अगेन पेड़ वगैरह काटे जाएंगे तो पेड़ वगैरह काटने से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह या जो तापमान है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से कई और जगह पर इफेक्ट आएगा। तापमान बढ़ेगा, लोग ज्यादा एसी खरीदेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात नहीं। एसी ज्यादा खरीदेंगे तो पर्यावरण क्या होगा, पर्यावरण और नुकसान आएगा ना पर्यावरण को। तो आप समझिएगा ऐसी कॉस्टिंग को भी अगर इंक्लूड करते हैं तो इसको ग्रीन जीडीपी के नाम से जानते हैं। ग्रीन जीडीपी यानी कि हरित जीडीपी। तो जो पर्यावरण को चीजें ध्यान में रख करके करी जाती हैं वो ग्रीन जीडीपी के अंतर्गत आती हैं। अगला, एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एट एफसी माइनस। बेसिकली ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला है और यहां पर एनडीपी पूछा जा रहा है यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एट एफसी। एफसी का मतलब है यहां पर, एफसी का मतलब है दोस्तों फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक लागत। अभी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया था ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यहां पर भी ये वैल्यू दो प्राइजेस में निकाली जाती है। एक वैल्यू निकाली जाती है फैक्टर कॉस्ट में और एक वैल्यू निकाली जाती है दोस्तों मार्केट प्राइस पर। तो फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है यहां पर। तो फैक्टर कॉस्ट में एक तरफ जीडीपी लिया है एट एफसी, माइनस क्या करेंगे दोस्तों, एनडीपी एट एफसी अगर निकालना है तो इससे माइनस करना होगा दोस्तों डेप्रीसिएशन यानी कि हरास अगर हम माइनस कर देंगे, ठीक है, डेप्रीसिएशन, तो ध्यान रखिएगा वैल्यू निकल करके आ जाएगी। एनडीपी एट एफसी निकल करके आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट अगर जीडीपी एट एफसी से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि जी से ही डी निकल करके आएगा। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अगला, which of the following angles of the flow of factor payments form the basis to estimate the national income? बेसिकली कारक भुगतान के प्रवाह का निम्नलिखित में से कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है? दोस्तों इसको हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंगल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आय वितरण कोण के नाम से जानते हैं। ये कुछ आय वितरण कोण है जो अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट के अंतर्गत ही बताया था। ये पूरा का पूरा क्या है आप देख सकते हो, ये इक्वलिटी लाइन है। यही तो मैंने बताया, जो भी देश लाई करेगा वो यहां पर होगा, इधर इधर इधर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये यहां पर होगा, यहां पर होगा या यहां पर होगा। इस तरीके से इसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंगल के नाम से जानते हैं, यानी कि आय वितरण कोण। और आय के वितरण पे ही तो इनकम इनइक्वालिटी निर्भर करती है। अगर आय का वितरण समान है तो इनकम इक्वालिटी हो जाएगी ना। आय का ही तो असमान वितरण है, गरीब के पास कम पैसा आ रहा है, अमीर के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, यही तो वितरण है ना, ठीक है। चलिए, पेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, पेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, सरकार द्वारा ऋण का भुगतान का एक उदाहरण है। सरकार जो ऋण का भुगतान करती है वो उसका कौन सा खर्चा है ये पूछा जा रहा है। एक तो ऋण का भुगतान उसे मिलता भी है, सरकार ने जो ऋण दिया होगा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को या और देशों को जो ऋण हमने दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो ऋण लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, आईएमएफ से लिया है, इनको पैसे वापस भी तो करने हैं। तो वापस करने हैं विद ब्याज, विद इंटरेस्ट। तो जो वापस करने हैं इंटरेस्ट के साथ उसको क्या कहेंगे दोस्तों, वो जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत अकाउंट होता है। पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन यानी कि ऋण वापस किया गया है। अगर यहां पर ऋण का ब्याज वापस किया जाता तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आता, लेकिन ऋण वापस किया गया यानी कि वर्ल्ड बैंक का पूरा अमाउंट दे दिया गया है। ऋण वापस करना कैपिटल एक्सपेंडिचर और सिर्फ ऋण का ब्याज देना, ओनली इंटरेस्ट देना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, इज वन ऑफ द टैक्सेस वेयर द इंपैक्ट लाइज ऑन द पर्संस फॉर होम इज लीगली इंपोज्ड। सिंपल सा प्रश्न है, आप 1 मिनट में देख के पहचान लेंगे। मतलब इनमें से वह कौन सा कर है जिसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए यह कानूनी रूप से लगाया गया है, यानी जिस पर लगाया गया है उसी पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
तो दोस्तों ऐसा कर जो है इसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रत्यक्ष कर कहते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स, एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिएगा, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स मेरे ऊपर लगेगा तो मेरे ऊपर ही तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना, मुझे ही सरकार को चुकाना है। अगर मैं डिफॉल्ट होता हूं तो सरकार पेनल्टी भी किससे वसूलेगी? मुझे से वसूलेगी। समझिएगा बात को। अगला, व्हाट इज द डोमेस्टिक इनकम इफ नेशनल इनकम इज 10,000 करोड़ एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 2,000 करोड़। देखिए ऐसे कैलकुलेशंस के भी प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाते हैं, बहुत ही आसान है। देखने में ऐसा लग जाएगा, टेंशन में आ जाओगे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो सॉल्व नहीं करनी है। पूछा जा रहा है डोमेस्टिक इनकम, यानी कि सिर्फ भारत की आय। तो आगे क्या लिखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेशों से जो बात आई है, जो विदेशों से पैसा आया है। तो याद रखिएगा, विदेशों से जो पैसा आया है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होता है। किसका पार्ट नहीं होता है? डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय का हिस्सा नहीं होता है। तो इसको दोस्तों क्या करेंगे? 10,000 से 2,000 माइनस कर देंगे और ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी 8,000 करोड़। यानी कि ये जीडीपी की बात कर रहा है, जीएनपी की बात नहीं कर रहा है। जब हम जीएनपी में बात करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही थी। अगर नेशनल इनकम की भी बात हो रही होती तो 12,000 करोड़ होती, लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही थी। दैट्स वाई फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दिया गया और वैल्यू आई निकल करके 8,000। अगला, विच मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मैथड। राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, एक को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। एक को बोलते हैं दोस्तों इनकम मेथड, इनकम मेथड। और एक को बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये जो प्रोडक्ट मेथड है ना, इसको कई नामों से बोलते हैं। इसको वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जानते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। और इसी को दोस्तों हम, ठीक है, क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड भी कहते हैं। जो इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड लिखा है ना, ये यही है, वैल्यू एडेड मेथड। ध्यान रखिएगा, वैल्यू एडेड मेथड। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। और आपको पता है ये सभी मेथड्स किसने बताए थे? ये 3 के तीनों मेथड्स का कंफर्मेशन सीएसओ ने दिया था। यानी कि एट दैट टाइम इसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम बदला जा चुका है। वर्तमान में यह संस्था एनएसओ के नाम से जानी जाती है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के नाम से। इसी ने ये तीनों मेथड्स बताए थे और इसी ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में विभाजित भी किया था। अगला दोस्तों, टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन व्हाट इज द यूजुअल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस एडॉप्टेड। इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए कौन सा इंस्टेंस जो होता है वो एडॉप्ट किया जाता है, लिया जाता है। देखिए, इन्फ्लेशन से लड़ने का मतलब है कि मुद्रा की आपूर्ति को बाजार से कम करना है। तो मुद्रा की आपूर्ति को अगर बाजार से कम करना है तो ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ती हैं। चाहे से बैंक रेट जो है वो बढ़ जाएगा, रेपो रेट है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जिस भी मेथड का आप सहारा ले रहे हो, बाय द वे ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और इधर बाय द वे ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी कि चाहे आप राजकोषीय नीति का सहारा लो या मौद्रिक नीति का सहारा लो, आपको क्या करना पड़ेगा? दरों को बढ़ाना पड़ेगा। चाहे वो कर की दरें हो या फिर वो मौद्रिक नीतियों में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनकी दरें हों। तो दोस्तों इसको हॉकिस इंस्टेंस बोलते हैं, हॉकिस इंस्टेंस, हॉकिस इंस्टेंस। अब देखिए ये एक नया वर्ड मिला, हॉकिस इंस्टेंस, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्य वर्धित पद्धति में से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इनमें से वो चीज देखिए जो शामिल नहीं होगी। तो अगेन ऑब्वियसली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो तो हम क्या पढ़ते हैं हमेशा? परिभाषा क्या होती है? इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है ना, तो यहां सेकेंड हैंड गुड्स की बात नहीं हो रही है। एक बार तो काउंट हो चुका है ना। सेकेंड हैंड से क्या मतलब है? ऐसे तो हर वस्तु सेकेंड हैंड होगी। एक साल जो काउंट करोगे वो भी बाजार में रहेंगी। जैसे इस साल कोई टीवी बनी तो वो इस साल काउंट हो गई, अगले साल तो एग्जिस्ट करेगी ना, फिर तो हर साल डबल अमाउंट बढ़ता रहेगा। तो ऐसा नहीं, इसलिए वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं ली जाती है, ना ही वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स लिया जाता है। हमेशा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ही लिया जाता है। तो याद रखिएगा, कौन इंक्लूड नहीं है? तो डी इंक्लूड नहीं है।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब ये फॉर्मूला अगर आपको सारे पता होंगे तो आप बता दोगे। नेशनल इनकम से रिलेटेड है, पूछा जा रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये तो गलत है, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्लस नहीं, डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है। यहां पर भी डेप्रिसिएशन प्लस हो रहा है, माइनस होता है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। डेप्रिसिएशन कभी प्लस नहीं होता है, हमेशा माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। जीडीपी से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो क्या निकल करके आएगा, जीएनपी। अगला है जीडीपी से, ठीक है, जीडीपी से अगर हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो एनडीपी निकल करके आता है। ये बिल्कुल सही है। डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है और फिर ग्रॉस से माइनस होगा डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस थोड़ी ना रह जाएगा, फिर तो नेट आएगा ना। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी। डी इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास को माइनस कर दोगे तो एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल करके आएगा। अगला, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी को यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि उत्पाद और सेवा कर इसको हम कहते हैं दोस्तों। तो इसको कब, इस कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों 101। और बिल कौन सा लाया गया था, क्योंकि पहले बिल आता है, बिल का मतलब है प्रपोजल, पहले प्रपोजल आएगा, प्रपोजल के बाद हम किसकी बात करते हैं, प्रस्ताव के बाद। प्रस्ताव के बाद दोस्तों हम बात करते हैं कंफर्मेशन की। तो याद रखिएगा 122वें नंबर का बिल था। और जीएसटी भारत में कब आया था, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसी के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी डे के नाम से मनाया जाता है। भारत में जो जीएसटी है वो फ्रांस से, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जीएसटी जो है वो फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था। और भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, जिसे डुअल जीएसटी मॉडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, डुअल जीएसटी मॉडल के नाम से जानते हैं। जल्दी से देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस नेट नेशनल इनकम। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। जब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो सबसे पहले जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज द राइट ऑप्शन, डी एकदम सही होगा। यहां पर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी से डेप्रिसिएशन यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये निकल करके आएगा। इससे डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो नेट नेशनल इनकम को प्रॉपर्ली डिफाइन करेगी। यहां पर याद रखिएगा ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर डी इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। अगला, Who among the following is responsible for preparation of national income estimates in India? भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े होते हैं आप तक पहुंचती है तो इनको कौन तैयार करके रिलीज करता है। दोस्तों बताया ना, पहले ये काम करता था सीएसओ। हालांकि सीएसओ का शॉर्ट फॉर्म वही रहा था बट इसका फुल फॉर्म बदल गया था। पहले था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो आगे चल करके हो गया था, आगे चल करके जिसको क्या कर दिया गया था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बन गया था। 2019 में सरकार ने एनएसएसओ और सीएसओ दोनों को मर्ज करने का कंफर्मेशन दे दिया। किसको, एनएसएसओ प्लस किसको मर्ज कर दिया, सीएसओ को मर्ज कर दिया। तो ये संस्था बन गई एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो इसका सही ऑप्शन यहां पर ए है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत यह संस्था काम करती है, इस मंत्रालय के अंतर्गत, याद रखिएगा, MOSPI। अगला देखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट वाइड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 ऑन 8 सितंबर 2016। ठीक है, तो अगेन ऑब्वियसली वाज इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट वाइज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों 101 ही है। अभी ये मैंने आपको बताया था, बट ये जान लीजिए कि किस तरीके से बदलाव करके भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एसएससी CHSL 15/10/2020 में पूछा गया था। इसके पहले वो कब पूछा गया था, वो 2021 में पूछा गया था। तो याद रखिएगा सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जीएसटी पर। तो इसलिए पिछले पेपर्स अगर आप पढ़ करके जाते हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको रिपीट क्वेश्चंस भी मिल जाएं। अगला, द जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय, यानी कि जीएसटी की परिषद का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो जीएसटी काउंसिल होती है यही सभी निर्णय लेती है कि किस प्रोडक्ट पर क्या जीएसटी लगाना है, किसको जीएसटी के दायरे से हटाना है। ठीक है, ये सब निर्णय जीएसटी काउंसिल लेती है। और जीएसटी काउंसिल का हेड होता है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री। इस समय इसकी हेड कौन हुई फिर, निर्मला सीतारमन। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं इस काउंसिल में, कुल 33 सदस्य हैं।
सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यहां पर। भाई 28 तो राज्य हो गए, ठीक है। दो केंद्र शासित प्रदेश भी जहां पर मिनिस्ट्रियल सिस्टम है, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी, तो वहां से लिया जाता है। टोटल 30 हो गए यहां पर। और याद रखिएगा, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर है यहां पर 31, और 2 इस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है। तो इन सभी को मिलाकर के ये 33 की संख्या बनकर के तैयार होती है। अगला, फॉर एनबीएफसी एमएफआई यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंस यानी कि जो छोटे छोटे अमाउंट के ऋण प्रदान करते हैं उनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। द मैक्सिमम वेरिएंस परमिटेड फॉर इंडिविजुअल लोन्स बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की बात पूछी जा रही है कि एनबीएफसीज एमएफआई में। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कैन नॉट एक्सीड 4%, ये 4% से अधिक नहीं हो सकती। एनबीएफसीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो ऋण प्रदान किए जाते हैं, द मैक्सिमम वेरिएंस परमिटेड फॉर इंडिविजुअल लोन्स, जो व्यक्तिगत ऋण दिए जाते हैं, वो याद रखिएगा कैन नॉट एक्सीड 4%, 4% से अधिक नहीं हो सकते। अगला, इज द मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। पेयर और पेई के बीच में भुगतान के लिए जो माध्यम ट्रस्ट यानी कि विश्वास के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, भरोसे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों उसी मनी को फिड्यूशियरी मनी के नाम से जाना जाता है, प्रत्ययी धन के नाम से जाना जाता है। फिड्यूशियरी का एग्जांपल, जैसे मैं चेक की बात कर लूं तो चेक क्या है? भरोसे पे ही तो चल रहा है। चेक किस पे चल रहा है? भरोसे पे ही तो चल रहा है। मैं आपको चेक दे रहा हूं, आपको भरोसा है चेक से पेमेंट मिल जाएगा, तभी तो आप ले रहे हो। लीगल टेंडर वो होता है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जैसे नोट और कॉइन को लीगल टेंडर कहा जाता है। उनको लेने से कोई डिनाई नहीं कर सकता और उस पर तो भरोसा सबसे ज्यादा हाई है। अगला, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया क्रॉस्ड द लैंडमार्क ऑफ इन जून 2021। ये एसएससी सीएचएसएल 2022 में आफ्टरनून शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर दे देता हूं और वर्तमान स्थिति भी आपको बता देता हूं। पूछा जा रहा है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना हाईएस्ट टच कर गया था, तो ये पहुंच गया था दोस्तों यूएसडी 600 बिलियन, $600 बिलियन तक पहुंच गया था। हालांकि इसके आगे 650 तक भी हम पहुंचे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये कम और ज्यादा होता रहता है। तो वर्तमान में ये कम हो गया है $600 बिलियन से, ठीक है। अभी ये कितना चल रहा है? $596 बिलियन, $596 बिलियन के आसपास चल रहा है। हर 15 दिन में इसकी रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता रहता है, जिससे पता चल सकता है। और क्यों चाहिए होता है फॉरेक्स? तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड होता है उसके लिए फॉरेक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहीं से पूरी की जाती है, यानी कि विदेशी व्यापार में विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। भाई अमेरिका से कोई सामान खरीद रहे हो तो पेमेंट तो अमेरिकन डॉलर में करना पड़ेगा ना। हालांकि भारत सरकार ने 19 देशों के साथ अब तक रुपए में व्यापार करने के लिए करार कर लिया है। तो फॉरेक्स अगर कम भी हो जाए ना आगे चल करके, अगर हमारे ज्यादा टाई अप्स हो गए तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन, हम रुपए में व्यापार कर लेंगे। चलिए, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक्स फॉर द शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को जो ऋण प्रदान किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, वो किस दर पर या जिस दर पर प्रदान किया जाता है उस दर को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको रेपो के नाम से जानते हैं। यही तो रेपो दर होती है और इज द पार्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, यही मॉनिटरी पॉलिसी का हिस्सा होती है और सबसे पहले सरकार के द्वारा इसे ही चेंज किया जाता है। रेपो दर, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रेपो दर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस समय लगभग 6.5% के आसपास चल रही है। कितनी चल रही है? 6.5%, समझ लीजिएगा, ठीक है। लिख देता हूं, 6.5% के आसपास चल रही है रेपो रेट। अगला देखिएगा, द माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड ऑन अ पायलट बेसिस ठीक है। बेसिकली भारत में माइक्रो फाइनेंस आंदोलन जो है, माइक्रो फाइनेंस यानी कि छोटे छोटे अमाउंट के जो ऋण प्रदान किए जाते हैं, छोटे छोटे अमाउंट के जो ऋण प्रदान किए जाते हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। कि अगेन वो जो पायलट बेसिस पर स्टार्ट किया गया था, तो वो कब स्टार्ट किया गया था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो याद रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस रूरल एरियाज में उसके डेवलपमेंट के लिए जो बैंक एक रिस्पॉन्सिबल है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में आप नाबार्ड के नाम से जानते हो। नाबार्ड के द्वारा 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसको एसएचजी बैंक लिंकेज
प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस यानी कि छोटे छोटे अमाउंट के ऋण प्रदान करने का कार्य किया गया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार हो सकें, डेवलप हो सकें, अगर वो छोटा स्वरोजगार का कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो कर सकें। अगला, बैंक इश्यूज केसीसी टू सपोर्ट क्रेडिट इन एग्रीकल्चरल। केसीसी स्टैंड फॉर कृषि के क्षेत्र में ऋण एक प्रकार से इस कार्ड के माध्यम से दिया जाता है। इसको किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। इस किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर किसान बैंक से पैसा ले सकता है। एक बार ये कार्ड बनवाना पड़ेगा, फिर ये वैसे ही है जैसे आपका क्रेडिट कार्ड, एक लिमिट मिल जाएगी, उस लिमिट तक आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। फसल पे चुकाना होता है, फसल पे चुका दोगे तो कम ब्याज देना है 4%, एक साल के अंदर चुकाओगे तो 7%, और एक साल से ज्यादा चला गया तो 11%। और इसको कब लाया गया था? केसीसी को भारत में 1998 में लाया गया था, 1998। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन सेल्फ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर्ड एक सेल्फ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस है जो कि माइक्रो फाइनेंस पर काम करता है। इसका नाम है दोस्तों साधन के नाम से आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिला हुआ है। अगला, when the commodity value of money is less than the monetary value of money, it is called। जब पैसे का वस्तु मूल्य पैसे के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऐसी मनी को ही दोस्तों क्रेडिट मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साख पर पैसा, क्रेडिट मनी। कमोडिटी से जिसकी वैल्यू क्या हो? कमोडिटी से जिसकी वैल्यू हमेशा कम हो। यानी कि याद रखिएगा, जो ये मनी जिस पे बनी हुई है, ठीक है, जैसे अगेन हम लोन वगैरह की बात कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड की बात कर लेते हैं, तो प्लास्टिक से बना हुआ है, तो जितने का बना है कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी उसमें जो भी इस्तेमाल हुई है उससे कहीं ज्यादा उसकी वैल्यू है, तो इसको हम क्रेडिट मनी यानी कि साख मुद्रा के नाम से जानते हैं। अगला, द रीजनल रूरल बैंक एक्ट वाज पास्ड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई है 1975 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एम नरसिम्हम कमेटी। एम नरसिम्हम, याद रखिएगा, एम नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आधार पर इस कमेटी को यानी कि समिति को रीजनल रूरल बैंकों को एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में। पहला बैंक ओपन किया गया था, फर्स्ट जो बैंक था वो मुरादाबाद जिले में उत्तर प्रदेश के ओपन किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में, कहां पर? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में ओपन किया गया था। लेकिन याद रखिएगा एक बात, ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से एस्टैब्लिश किया गया था, यानी कि इसके लिए अध्यादेश लाया था। इसका अधिनियम बाद में बना था। अधिनियम बना था 1976 में, 1976 में। ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश के माध्यम से इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी। निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य है? फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी। तो ये सभी फंक्शन ऑफ मनी है। यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि मुद्रा का वह कार्य है, मुद्रा वो रूप में होनी चाहिए जिसको आप स्टोर कर सकें, तो ऑब्वियसली पैसे को स्टोर कर सकते हैं। देन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि जिसका मापन कर सकें, कितने से कितना, ये चीज कितने रुपए की है तो मापन हो रहा है ना रुपए में। देन यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कहीं पर कुछ भी लेन देन होता है तो एक्सचेंज के माध्यम से। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों ही बातें सही हैं। अगला, व्हाट हैपेंस टू इंडियन एक्सपोर्ट्स व्हेन इंडियन रूपी इज डीवैल्यूड। इंडियन रूपी अगर डीवैल्यूड होता है, डीवैल्यूड का मतलब है रुपए की कीमत डॉलर के कंपैरिजन में गिर जाती है। इसका मतलब यह हुआ, मान लीजिए $1 80 रुपए का है, तो $1 अगर ये 85 रुपए का हो गया तो, और ये काम अगर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है तो ही इसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। अगर ये अपने आप हुआ है तो इसे डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो जब डीवैल्यूएशन होता है तो याद रखिएगा एक्सपोर्ट चीपर हो जाता है, क्योंकि विदेश वालों के लिए भारत से वो चीजें मंगाएंगे तो सस्ती पड़ेंगी, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स बढ़ता है, क्योंकि सस्ता हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, याद रखिएगा। इसी के लिए निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा होता है। इसी के लिए जब भी करेंसी का डीवैल्यूएशन होगा तो याद रखिएगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट क्या हो जाएगा? घटेगा। अगला देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फॉर्म कॉल्ड फॉर्म 26AS फॉर। वित्त मंत्रालय ने फॉर्म 26AS नामक एक नया फॉर्म पेश किया है।
ये फॉर्म टैक्स पेयर्स के लिए इस्तेमाल होता है, टैक्स पेयर्स के लिए, और इसे एनुअल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। एएस का मतलब है एनुअल स्टेटमेंट। अगर आपके पिताजी वगैरह या आपके माताजी वगैरह जॉब में हैं तो वो अपना आईटीआर फाइल करती होंगी, उनसे पूछेगा, वो 26 एएस निकालती जरूर होंगी। 26 एएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं वैसे से। एएस एआईएस भी कई जगह लिखा होता है। तो एएस का मतलब होता है एनुअल स्टेटमेंट, जिसमें आपका कहां पर क्या टीडीएस कटा है, बैंक से कितना आपने ब्याज मिला है, ठीक है, कहां कहां पर आपने पैसे निवेश किए हैं, उन सब की जानकारी यहां पर मिल जाती है। ठीक है, अगला दोस्तों, द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर लेड डाउन इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। समझिएगा बहुत अच्छे से, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधक को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब एस्टैब्लिश किया गया था, यह पूछा जा रहा है। फॉरेक्स के जितने भी नियम हैं, यानी कि फॉरेक्स को भारत में मैनेज करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो आरबीआई एक्ट एस्टैब्लिश हुआ था 1934 में, और इसी अधिनियम के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था। याद रखिएगा कि आरबीआई तो 34 में था नहीं, तो 34 में इसका अधिनियम आया था। उस अधिनियम के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था। जैसे जीएसटी का लॉ, जीएसटी के बिल्स 2016 में पास हो गए थे, लेकिन रियल में आया कब था जीएसटी, 2017। 1 साल लग गया उसको लागू करने में। अगला दोस्तों, What is the meaning of the term collateral in the context of banking system? बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में संपार्श्विक शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों, बैंकों में जब कभी लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे कोलेट्रल मांगते हैं कि भैया कुछ कोलेट्रल दीजिए। कोलेट्रल का मतलब है कोई गारंटी, लेकिन वो सेकेंडरी गारंटी होती है। याद रखिएगा, सेकेंडरी गारंटी, जिससे उन लोगों को ये कंफर्मेशन मिल सके कि आप पैसे नहीं देंगे तो ये आपकी कोलेट्रल से हम उस पैसे को वसूल कर सकेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है कोलेट्रल इज एन एसेट। कोलेट्रल एक प्रकार की संपत्ति है दैट अ बोरोवर ऑन्स, जो कि उधारकर्ता जो उधार ले रहा है ना, ठीक है, वो ऑन्ड कर रहा है, यानी कि वो उसका मालिक है, एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। वो इसको यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लेंडर की गारंटी पर। ठीक है, लेंडर को जब तक वो पूरा पैसा रीपेड नहीं कर सकता तब तक ऑन्ड एंड यूजेस दिस। कोलेट्रल इज अ एसेट, ठीक है, दैट अ बोरोवर ऑन्स एंड यूजेस दिस, इसको इस्तेमाल करेगा एज अ गारंटी टू अ लेंडर, ठीक है, अंटिल द लोन इज रीपेड, जब तक लोन वापस चुकाया नहीं जाता है। तो कोलेट्रल को सेकेंडरी सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिबरलाइज द लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? भारत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी में कब इजीनेस, यानी कि सहूलियतें प्रदान करी गई हैं जिससे लाइसेंसिंग मिलना आसान हो सके? तो दोस्तों, इसका जो ईयर था वो था 1993, 1993 में। 1991 में जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था, तो उसके बाद से बैंकिंग सेक्टर में, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी किए गए थे। उसके लिए भी नरसिम्हम कमेटी 1 बन गई थी 1991 में। तो याद रखिएगा, आगे चल करके अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंसों में ढील दी थी, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भारत में ओपन हो सके। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट? बैंक दर की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? दोस्तों, बैंक दर भी मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, मौद्रिक नीति का हिस्सा है। बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को, यानी कि कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। तो यहां पर सही ऑप्शन कहां पर है? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय कॉमर्शियल बैंक टू आरबीआई। लॉन्ग टर्म याद रखिएगा, रेपो शॉर्ट टर्म, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए। अगला, द म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? भारत में म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है? ऐड आपने म्यूचुअल फंड का टीवी पे देखा होगा, दिखाते ना म्यूचुअल फंड। सही है, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है समझिएगा, बहुत सारे लोग मिलकर के थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा दे रहे हैं और वो पैसे से एक पूल क्रिएट कर लिया जाता है। उस पूल को जो पूल मैनेजर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो प्रॉफिट कमाते हैं वो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिन लोगों ने भी खरीदा हुआ है। यहां पर याद रखिएगा, जो आप खरीदते हैं एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, उसका प्राइस कैसे तय होता है? एनएवी के माध्यम से। एनएवी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इसे नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। जैसे शेयर प्राइस होता है ना, उससे पता लगाते हो कि शेयर का प्राइस घट रहा है कि बढ़ रहा है। यहां पर नेट एसेट वैल्यू एनएवी से पता लगाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों है सेबी और आरबीआई, ये दोनों मिलकर के मैनेज करते हैं, सेबी और आरबीआई।
अगर स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है तो सेबी की गाइडलाइंस आती हैं, और अगर बैंकिंग सिस्टम में आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आता है, तो याद रखिएगा आरबीआई की गाइडलाइंस आती हैं। अगला, द टोटल लायबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द टोटल लायबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक देश की जो मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तो उसकी जो टोटल लायबिलिटी है यानी कि कुल देयता, उसको क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हाई पावर्ड मनी के नाम से जानते हैं, और इसको याद रखिएगा बेस भी कहते हैं, इसको मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी बेस बोलते हैं, मॉनेटरी बेस। तो मॉनेटरी बेस में क्या होता है? बैंकों के पास जितना पैसा जमा है, और शॉर्ट में इसको M0 भी कहते हैं, यानी कि बैंकों के पास जितना भी पैसा जमा है प्लस जो करेंसी है उसको ऐड कर लो तो ये वैल्यू निकल करके आ जाती है, यही मॉनेटरी बेस होती है, इसी को हाई पावर्ड मनी के नाम से जानते हैं। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज नेशनलाइज्ड इन 1949, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान 1949 में नेशनलाइज हुआ था, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था? दोस्तों ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 जनवरी 1949 को इसका क्या किया गया था? नेशनलाइजेशन, यानी कि राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। ठीक है। अगला, Which of the following banks prints the currency notes in India? भारत में नोटों को कौन छापता है? तो इसका भी ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, लेकिन बस याद रखिएगा एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट नहीं छापता है। ठीक है, 1 रुपए के नोट की जब कभी बात आए तो याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये कौन देखता है, कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दैट्स वाई 1 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? साइंड बाई फाइनेंस सेक्रेटरी, याद रखिएगा। वित्त सचिव जो होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं यहां पर। अगला दोस्तों, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मूलाज द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स कौन बनाता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, और जब कभी बात आए फिस्कल पॉलिसी तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिस्कल यानी कि राजकोषीय नीतियां। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच एक्ट एज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, कब एस्टैब्लिश हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अभी आपको बताया था 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा किसकी सिफारिशों के आधार पर? तो सिफारिश याद रखिएगा हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर। हिल्टन यंग कमीशन इसके साथ एसोसिएटेड है, ये नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और शुरुआत में जब ये एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में, तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो हेडक्वार्टर कहां पर था? कलकत्ता में था, कलकत्ता में। कलकत्ता से बॉम्बे में शिफ्ट हुआ था। बॉम्बे में कब आया था? बॉम्बे में आया था दोस्तों 1937 में, याद रखिएगा। और 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। और एस्टैब्लिशमेंट के वक्त इसकी जो मैक्सिमम कैपिटल थी, जिसे हम अथराइज्ड कैपिटल कहते थे, वो थी 5 करोड़ रुपए, जो कि 100 रुपए वाले शेयर्स में डिवाइडेड थी। अगला, द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज रिलीज्ड इन द ईयर, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी दोस्तों? फर्स्ट 1951, 1951। 1951 से 56 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू करी गई थी। क्योंकि इसको कौन बनाता था? बनाने का काम था प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग का, और योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। अगला दोस्तों, द फर्स्ट 5-year प्लान्स मेन एम्फेसिस वाज टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द प्लान बिगिन इन। फिर से देखिए एक प्रश्न बदल दिया गया, प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा बदला गया। मैंने यहां पर इसलिए ऐसे प्रश्न बार बार रखे कि आप समझ सको, पैटर्न समझ सको कि किस एग्जाम में चीजें रिपीट भी हुई हैं, इसलिए रिपीट वाले भी प्रश्न मैंने यहां पर रखे हैं। ये मत सोचिएगा कि वही प्रश्न बार बार, इसका मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भैया देख लो चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो यहां पर बात वही है 1951। अगला, द पीरियड ऑफ 12th 5-year प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना, यह आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 2012 से 2017, और 2017 के बाद से 15 वर्षीय योजना आ गई है जिसे विजन प्लान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला, द पीरियड ऑफ सेकेंड 5-year प्लान, भाई पहला पता चल गया 1951 से 56, तो दूसरा है 56 से 61, 56 से 61, और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर आधारित था? दूसरा प्लान जो था वो महालनोबिस, ठीक है, समझिएगा बहुत अच्छे से, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, महालनोबिस।
जस्ट अ मिनट, ठीक है, अभी लिख देता हूं यहां पर। तो महालनोबिस मॉडल याद रखिएगा, महालनोबिस, ठीक है, समझिएगा बहुत अच्छे से। हाँ, महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल, सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड, ठीक है, चलिए सेकेंड हो गया ना महालनोबिस मॉडल। अगला, The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved an increase in minimum support prices (MSP) for all mandated Rabi crops for the marketing season 2021-22 in line with the recommendation of। समझिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रश्न पूछा जा रहा है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है उसने क्या किया गया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें इंक्रीमेंट किया था फॉर ऑल मैंडेटेड रबी क्रॉप, रबी और खरीफ। वर्तमान में याद रखिएगा रबी की फसलें क्या होती हैं, जाड़ों के सीजन में बोई जाती हैं और गर्मी में काटी जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और क्या है, ठीक है, फरवरी मार्च में क्या किया जाता है, इनको काटा जाता है। तो रबी की फसलें होती हैं, रबी की फसलों की मुख्य फसल होती है गेहूं, और खरीफ में बात करते हैं धान की। तो जो अगेन मार्च अप्रैल में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है वो खरीफ की फसल होती है। तो याद रखिएगा मैंडेटेड रबी क्रॉप्स फॉर द मार्केटिंग सीजन 2021-22, 21-22 के लिए। अब पूछा जा रहा है किसकी सिफारिश से, तो इसके लिए एक कमेटी बनी थी, स्वामीनाथन कमेटी। कौन सी कमेटी बनी थी, स्वामीनाथन कमेटी बनी थी, ध्यान रखिएगा, इसी के रिकमेंडेशन पर यह काम किया गया था। अगला, द सिस्टम ऑफ एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस फॉर इन 1966-67 एंड लेटर एक्सपेंडेड टू इंक्लूड अदर एसेंशियल फूड क्रॉप्स, ठीक है, यानी कि किस क्रॉप के लिए, किस फसल के लिए पहली बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस किया गया था। याद रखिएगा ये वो दौर था जब भारत में गेहूं विदेशों से मंगाया जाता था, ब्राजील और अमेरिका से भारत में गेहूं आता था, क्योंकि जितना कंजम्पशन भारत में था उतना प्रोडक्शन नहीं था। तो इसी समय की बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को लेकर के आए थे एमएस स्वामीनाथन, और इसी समय 1965 की बात है, एफसीआई को भी स्टैब्लिश किया गया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। तो दोस्तों याद रखिएगा पहली जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो रिलेटेड किस क्रॉप से, व्हीट, यानी कि गेहूं से। तो इसका सही ऑप्शन है व्हीट। Then, which of the following recommends minimum support prices for crops in India? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन रिकमेंड करता है, कौन सा ऐसा कमेटी या कमीशन है जो रिकमेंड करता है हर साल, कंफर्म्ड है, तो वो है CACP। इसको कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के नाम से जानते हैं, और पहले इसका नाम था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। पहले इसका क्या नाम था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द, ठीक है, समझिएगा, भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों पर तय किया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जैसे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के नाम से जाना जाता है, समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बार बार यह प्रश्न पूछा गया है CACP पर, दैट्स व्हाई CACP मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है सरकारी राशन की दुकान, जिसके माध्यम से आपके घर में राशन कार्ड पर जो भी चीजें मिलती हैं वो आपके घर तक पहुंचती हैं। तो सरकार इसी सिस्टम के माध्यम से, सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से चीजों को वितरित करती है। जैसे कोविड में सरकार ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना के अंतर्गत जो भी 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल जो दिया जा रहा था वो PDS का सिस्टम था। तो अगेन यहां पर यह गलत है, पॉइंट लिखा है PDF हैज बीन अबैंडोनेड इन द कंट्री सिंस 2007। नहीं भाई, PDS अबैंडोनेड नहीं किया गया है सरकार के द्वारा, PDS जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। बाकी तीनों पॉइंट जो हैं वो PDS से रिलेटेड एकदम सही बताए हुए हैं। अगला देखिएगा, ठीक है, द रेलिया कमीशन 1902 वाज अपॉइंटेड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन 1902, यानी कि ब्रिटिश काल में इस कमीशन को लाया गया था, ठीक है। रेलिया कमीशन, इसने किस बात पर कंफर्मेशन दिया था, तो दोस्तों याद रखिएगा ये एजुकेशन सिस्टम पर कमीशन लाया गया था, एजुकेशन सिस्टम पर। द इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन वाज अ बॉडी अपॉइंटेड इन 1902। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन था ये, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड कर्जन, एट दैट टाइम लॉर्ड कर्जन के
के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905। तो 1902 में भी कौन थे यहां के वायसराय? लॉर्ड कर्जन थे। वॉज इंटेंडेड टू मार्क रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्म्स इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। भारत के विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई होती थी उसको रिफॉर्म करने के लिए। सो विद एन आइडिया टू ब्रिंग द यूनिवर्सिटीज अंडर कंट्रोल, लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड रिलैया कमीशन अंडर सर थॉमस रिलैया। तो रिलैया कमीशन जो था सर थॉमस रिलैया के अंतर्गत आया था और इंडिया में यूनिवर्सिटीज एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए इसको लाया गया था, ध्यान रखिएगा। Then which of the following is the base year of new WPI series effective from अप्रैल 2017? तो अप्रैल 2017 से प्रभावी नई WPI श्रृंखला का आधार वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस आधार वर्ष की बात अगर हम करें तो यह है दोस्तों 2011-12। ठीक है, ये कौन सा है? 2011-12। अगला, इन विच ईयर वॉज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश्ड? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, जहां पर आप जानते हो सेकेंडरी मार्केट कही जाती है, यानी कि जो शेयर्स इश्यू हो चुके हैं उनकी यहां पर खरीदारी करी जाती है। ठीक है, खरीदारी और बिक्री दोनों काम होता है। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1875 में। कहां पर है? मुंबई में है, दलाल स्ट्रीट में है। दलाल स्ट्रीट, दलाल गली याद रखिएगा। अगला, Which of the following may be called as fiscal deficit? इनमें से किसको राजकोषीय घाटा कहते हैं? तो याद रखिएगा बजट का घाटा। ठीक है, बजट के घाटे से हम क्या करते हैं? ठीक है, बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो सही ऑप्शन है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड। कुल खर्चों से कुल प्राप्तियां घटा देंगे अदर देन बोरोइंग्स, बोरोइंग को छोड़ करके, यानी कि जो उधार पैसा लिया है उसको छोड़ करके जो रिसिप्ट है वो घटा देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? घाटा बोलते हैं। बोरोइंग्स को हटा करके, उधार भी तो लिया है वो भी तो रिसिप्ट है ना, तो उसको टोटल रिसिप्ट से एक्सक्लूड कर देंगे और टोटल एक्सपेंडिचर से घटा देंगे। जो वैल्यू निकल करके आएगी उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, राजकोषीय घाटा, यानी कि सरकार के कोष में कितना घाटा है। Then, when the government resort to borrowings only to clear the backlog of interest payment, it is referred to। जब सरकार केवल ब्याज भुगतान के बकाया को पूरा करने के लिए उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब सरकार क्या कर रही है? ठीक है, सरकार क्या कर रही है? केवल ब्याज भुगतान के बकाया, जो ब्याज का भुगतान है वो भी तो बकाया है ना, तो केवल ब्याज के भुगतान के बकाया को पूरा करने के लिए उधार लेने का सहारा लेती है, तो इसको दोस्तों जीरो प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो प्राइमरी डेफिसिट के नाम से जानते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट ये होता है प्राइमरी डेफिसिट, तो इसको जीरो प्राइमरी डेफिसिट के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला, एसएलआर इज एन इंपॉर्टेंट टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। द फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर। एसएलआर ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है और ये रिजर्व रेशियो के अंतर्गत आता है। तो एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो याद रखिएगा, कहां पर है इसमें? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सी इज द राइट ऑप्शन। और वर्तमान में कितने प्रतिशत चल रहा है? 18%। ये काउंट किस पे होता है? एनडीटीएल पे काउंट होता है। एनडीटीएल का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ये सभी बातें याद रखिएगा जितनी आपको बताते हुए चल रहा हूं, आपके एग्जामिनेशन से सभी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा तो कहीं भी छूट करके नहीं जाएगा। ठीक है, अखिलेश सर इस तरीके से आपको चीजें करा देंगे कि आपका सबको समझ में आ जाएगा। इन इंडिया सीआरआर इज फिक्स्ड बाय। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, यह भी मॉनेटरी पॉलिसी का ही हिस्सा होता है और इसको कौन फिक्स करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको फिक्स करता है, जो कि इस समय चल रहा है कितना? सीआरआर इस समय चल रहा है लगभग 4.5%। आप देख सकते हो यहां पर। ठीक है, अगला है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रिएट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए कोई संगत दायित्व नहीं बनाता है? याद रखिएगा, कुछ पैसा हमें जो मिलता है वो दायित्व बन जाता है। जैसे अगर मैं होम लोन लूं, घर बनाने के लिए ऋण लेता हूं, तो ऋण तो मैंने ले लिया, पैसा तो मुझे मिला, रिसिप्ट तो मुझे मिली, लेकिन वो मेरे लिए लायबिलिटी बन गई है। लेकिन सैलरी मुझे मिली, वो लायबिलिटी थोड़ी ना है, वो किसी को चुकाना नहीं। लायबिलिटी का मतलब जो चुकानी हो। सैलरी तो मेरी अपनी है, मैं जैसे चाहे वैसे खर्च करूं, लेकिन भाई बैंक से पैसा लिया है, घर तो बन गया है, लेकिन ऋण तो चुकाना है ना। तो याद रखिएगा, ऐसी रिसिप्ट को हम किस नाम से जानते हैं? ओनली वन, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम से।
कैपिटल रिसिप्ट्स में भी दो प्रकार की होती हैं। कैपिटल रिसिप्ट तब कह सकते हैं, रेवेन्यू की तो कोई लायबिलिटी नहीं होती है, पर कैपिटल में भी कुछ लायबिलिटीज नहीं होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए घर को बेच करके, यानी कि सरकारी संपत्तियों को बेच करके कोई कैपिटल रिसिप्ट आती है, तो याद रखिएगा वो भी कोई लायबिलिटी नहीं बनाती है, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत लोन वाली जो लायबिलिटी होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, IMF से लोन ले लिया, वो भी कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है, तो वो लायबिलिटी का निर्माण करती है। अगला, Which of the following is used as a primary means of implementing the monetary policy of the Reserve Bank of India? प्राइमरी टूल किसको कहा जाता है? जब कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी आप देखोगे 2 महीने में एक बार सरकार के द्वारा इसको घोषित किया जाता है, तो इसमें जो प्रिंसिपल टूल है वो रेपो रेट कहलाता है। रेपो दर, रीपरचेज ऑफर के नाम से जानते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म चीजें ही चेंज करनी पड़ती हैं, रीपरचेज ऑफर, तो इसलिए इसको हम रेपो के नाम से जानते हैं, रेपो, रीपरचेज ऑफर। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बिल को एक्सचेंज करके भी चीजें करी जाती हैं, तो इसे बिल ऑफ एक्सचेंज रेट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया था? इस समिति में कुल मिलाकर के 6 लोग होते हैं, 3 यहां पर RBI से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और 3 यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और इनका अध्यक्ष कौन होता है? गवर्नर ऑफ RBI इनका अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर वर्तमान में है मिस्टर शक्ति कांता दास, ध्यान रखिएगा इनके बारे में, शक्ति कांता दास, ठीक है। तो अगेन, किस मौद्रिक नीति समिति की स्थापना करी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 2016 में। 2016 से ये समिति चल रही है जो कि मौद्रिक नीति के निर्णय लेती है। अगला, अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रिसीव्स और रेवेन्यू फॉर द फोर्थकमिंग फिस्कल ईयर डिपेंडिंग ऑन द फीजिबिलिटी ऑफ दीज एस्टिमेट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बजट टाइप? इनमें से कौन सा बजट का प्रकार ही नहीं है? हर साल सरकार बजट लेकर के आती है, आपको पता है 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो अगेन याद रखिएगा, बजट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बजट, यानी कि जितना पैसा खर्च किया उतना ही मिला, यानी कि प्राप्तियां और अगेन खर्चे बराबर होते हैं, उसको बैलेंस्ड बजट कहते हैं। एक बजट होगा जहां पर प्राप्तियां कम हैं, खर्चे ज्यादा हैं, घाटे का बजट होगा। एक जहां पर प्राप्तियां ज्यादा हैं, खर्चे कम हैं, वो सरप्लस बजट कहलाता है। तो अगेन डेफिसिट बजट भी हो गया, बैलेंस्ड भी हो गया, सरप्लस। तो कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? इकोनॉमी बजट ये बजट का प्रकार नहीं है, ऐसा कोई बजट नहीं होता है। अगला, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज बेस्ड फंडामेंटली ऑन द आइडियाज ऑफ। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूलतः निम्नलिखित विचारों पर आधारित है। किन विचारों पर आधारित है दोस्तों? ये जेएम कीन्स के विचारों पर आधारित है। जेएम कीन्स ने 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन, उस ग्रेट डिप्रेशन से बचने के लिए क्या किया था? इन्होंने मौद्रिक नीति का सहारा लिया था और इन्होंने सारी सरकारों को बताया, पूरे विश्व की, कि भैया जब भी आपके यहां पर कुछ ऐसी स्थितियां आए, जब इकोनॉमी में डिप्रेशन आए, तो आप राजकोषीय नीति का सहारा लीजिए और उनसे लड़िए। इनका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी के प्रतिपादक भी कहे जाते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया दैट रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी? अब इतना तो पता चल गया होगा। देखिए वही एग्जाम, ठीक है, वही प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है एग्जामिनेशंस में, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस एसएचजी रिफर्स टू। माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत एसएचजी को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, एसएचजी। एसएचजी का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि स्वयं सहायता समूह। 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जाता है। वो बनते हैं, मीटिंग करते हैं एक साथ, आपस में ऋण वगैरह देने का काम करते हैं, उधारी लेते हैं, फिर उनको बैंक से लिंक कर दिया जाता है, जिसे एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जिससे वो स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो सके दोस्तों। तो एसएचजी याद रखिएगा। और एक शब्द अगर और आ जाए जेएलजी, तो भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप। ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप बोलते हैं, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप। जब एसएचजी का फुल फॉर्म पूछा गया है तो हो सकता है जेएलजी का पूछ लिया जाए आगे। अगला दोस्तों, Since 2017, the finance minister in India has been presenting the union budget for the country on which date?
इस तारीख के पहले देश का बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता था, चाहे वो 28 फरवरी हो या फिर 29 फरवरी हो। यहां से चीजें बदल गई और चीजें बदल के हो गई 1 फरवरी, यानी कि फरवरी का प्रथम दिवस 1 फरवरी 2017 से 1 फरवरी 2017 से निर्णय 2016 में ही आ गया था, लेकिन 1 फरवरी 2017 से बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। ठीक है, और फरवरी की पहली तारीख को, वरना फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को होता था। अगला, इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेज आउट ऑफ प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय पीपल विदाउट अ लीगल हायर। लीगल हायर यानी कि एक उत्तराधिकारी को छोड़ करके, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो एक्सपायर हो जाता है, जिनका कोई नहीं होता है, कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को किस नाम से जानते हैं? आंसर दिख गया होगा, इसको एस्टीट बोलते हैं दोस्तों, एस्टीट के नाम से जानते हैं, एस्टीट कहलाती है, ध्यान रखिएगा। और उस पर हक किसका होता है? सरकार का। अगला, द 15th फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2017 में बना था। बनना ये किसके लिए था? 2021 से 2025 के लिए। लेकिन दोस्तों 2020 से 21 ये 1 साल का अलग से इसने प्रस्तुत किया था। अभी इसका कार्यकाल जो है 2021 से 26 के बीच में है, और इसके चेयरमैन कौन है? नंद किशोर सिंह, एनके सिंह के नाम से जाने जाते हैं, नंद किशोर सिंह। वित्त आयोग का गठन, और वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के नाम से किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। किसके द्वारा? देश के राष्ट्रपति के द्वारा, देश के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट? निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट का एक उद्देश्य है? सरकारी बजट का उद्देश्य, ठीक है, सरकारी बजट का उद्देश्य जीडीपी ग्रोथ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। तो बजट लाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? वो हमेशा क्या होता है? एबीसी, तीनों बातें हैं यहां पर, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ भी हो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो, और बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ये तीनों के लिए बजट होता है। Then what is the upper limit of annual household income for microfinance borrowers in rural areas? ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस के लिए जो बोरोवर्स है उसकी जो एनुअल हाउसहोल्ड इनकम है, यानी कि पूरे परिवार की आय, वो कितनी रखी गई है जब उसको माइक्रो फाइनेंस में क्या है माना जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 1.25 लाख, 1.25 लाख। हालांकि रिजर्व बैंक ने अब एक कंबाइंड लिमिट बना दी है, और इस लिमिट को बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 3 लाख, क्योंकि यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था, पिछले साल, तो पिछले साल के हिसाब से ये चीजें सही हैं। अब कंबाइंड लिमिट 3 लाख रुपए बना दी गई है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। अगला, was established between informal groups SHG and formal financial institution banks for catering the financial needs of the poor। यही तो मैंने आपको बताया था अभी ना, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों से जोड़ दिया गया और बैंक उन्हें ऋण प्रदान करते हैं, जिससे वो स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सके। अगला, which economics thought talks about methodological individualism or the idea that people will act in meaningful ways which can be analyzed? कौन सा अर्थशास्त्र विचार पद्धतिगत व्यक्तिवाद या इस विचार के बारे में बात करता है कि लोग सार्थक तरीकों से कार्य करेंगे जिनका विश्लेषण किया जा सकता है? ये दोस्तों थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स का कंपटीशन लेवल ना होकर के एकेडमिक लेवल पे चले गए हैं। तो ये जो है बेसिकली ये ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक थॉट है, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक थॉट। ऑस्ट्रियन स्कूल क्या सोचता है? सुनिएगा, द ऑस्ट्रियन स्कूल होल्ड्स दैट इंटरेस्ट रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द सब्जेक्टिव डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल्स टू स्पेंड मनी नाउ और इन द फ्यूचर। यानी कि जब व्यक्ति, ये ब्याज दर कैसे निर्धारित होती हैं बाजार में, ये इन्होंने ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने कहा कि ब्याज दरें निर्धारित होती है कि जो इंडिविजुअल है, यानी कि हम और आप लोग हैं, हम और आप लोग क्या निर्णय लेते हैं, जो पैसा हमारे पास है वो अभी खर्च करना है या फ्यूचर में, इसके आधार पर। क्योंकि बाजार में अवेलेबिलिटी ऑफ मनी के आधार पर इंटरेस्ट रेट तय होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी अगर ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी अगर कम होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी अगर कम होगी, सॉरी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी अगर ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होते हैं हमेशा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है तो कम होंगे, सप्लाई कम है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे। समझ गए मेरी बात? आप ऐसे समझ लीजिएगा, अकेले मेरे पास पैसा है, ठीक है, और उधार लेने वाले सामने कितने लोग हों? 10 लोग खड़े हों, तो मैं अपनी ब्याज दर खुद निर्धारित करूंगा ना। मैं कहूंगा मुझे तो 10% ब्याज चाहिए, तुम 10 लोगों में से जो देगा उसको पैसे देंगे हम। तो अवेलेबिलिटी कम है। अब सोच लीजिए, पैसे देने वाले 100 लोग खड़े हो लाइन में और लेने वाले 10 लोग हों, तो 100 लोग कहेंगे ना अच्छा इतने रेट पर,
तो 10 लोग कहेंगे ना कि भैया हमें इस रेट पर पैसा चाहिए, तो यह बात याद रखिएगा, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक थॉट। अगला, Which of the following is the correct full form of CACP? CACP बता चुका हूं दोस्तों, यही वो कमीशन है जो सरकार को रिकमेंडेशन देता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ध्यान रखिएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, which committee was appointed by SEBI to advise on the development of appropriate regulatory framework for derivative trading in India in the year 1996. डेरिवेटिव ट्रेडिंग जिसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, हम बात करते हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। दोस्तों याद रखिएगा, ये एक प्रकार का व्यापार होता है, लेकिन इस व्यापार में जो वैल्यू होती है ना, हम ट्रांजैक्शन की वैल्यू अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है। अंडरलाइंग एसेट यानी कि कौन सी संपत्ति की बात हो रही है, यहां पर कमोडिटीज ट्रेडिंग भी होती है, तो बेसिकली यही डेरिवेटिव्स है जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड होती है। तो याद रखिएगा, इसको कौन सी कमेटी लाई थी, तो एल.सी. गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट द सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है? तो यह सर्वेक्षण करने का कार्य पहले एनएसएसओ का था। किसका था? एनएसएसओ। आप देखोगे, हो सकता आंसर में आपको एनएसएसओ लिखा हुआ मिल जाए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, लेकिन अब बताया ना एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके एक बना दिया गया ना, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, तो अब यही निर्णय लेता है। अगला, द टर्म व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, आसान प्रश्न है, पता होगा, श्वेत क्रांति, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित कहते हैं, जिसके फादर कौन थे? वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन थे, याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। और ऑपरेशन फ्लड की बात भी इससे रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत भी क्या किया गया था? दूध का, ये यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन लाई गई थी, 1970 में आया था। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन, समझ लीजिएगा। What type of unemployment is generally found in agriculture sector of India? भारत के कृषि क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार का बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों? डिसगाइज्ड यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। यहां पर डिसगाइज्ड को हिडन भी कहते हैं, यानी कि जहां पर आवश्यकता 1 लोग की है और काम 4 लोग कर रहे हो, ऐसे बेरोजगारी को डिसगाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। With which of the following is ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड? अभी आपको बता दिया ना, ऑपरेशन फ्लड 1970 में आया था दोस्तों। ये इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री से संबंधित है। किससे? डेयरी इंडस्ट्री। वर्गीज कुरियन हेड आपको मैंने बता दी है। 98, बस 100 क्वेश्चंस हैं, 2 और क्वेश्चंस फटाफट कर लेते हैं। रिलेटेड एरिया ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति। कृषि में बहुत सारी कलर कोडिंग की क्रांति है, हर क्रांति के कलर्स आपको पता होने चाहिए दोस्तों। जैसे ग्रीन की बात करते हैं तो व्हीट और राइस की बात आती है, व्हाइट की बात करी तो डेयरी की बात आई, गोल्डन किससे? हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। याद रखिएगा, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, हॉर्टिकल्चर यानी कि फलों की खेती की बात हो रही है। Then the Great Leap Forward was a campaign initiated in 1958 aiming at industrialization the country on a massive scale. किस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिक क्रांति मैसिव स्केल पर करने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक कैंपेन इनिशिएट करी गई थी दोस्तों? चाइना में। उसी के बाद से चाइना में इंडस्ट्रियल लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत तेजी से। आज का लास्ट प्रश्न, इन विच वन ऑफ ईयर रोलिंग प्लान वाज ऑपरेशंस इन इंडिया? रोलिंग प्लान भारत में कब आया था? यह आया था 1978 से 79। आप इसको 78 से 80 के बीच में कह सकते हो, क्योंकि 77 में क्या किया गया था? 78 में जो प्लान लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च कब से किया गया था? सुन लीजिएगा बहुत अच्छे से, 74 से 79 के लिए, लेकिन 1 साल पहले, क्योंकि सरकार बदल गई थी, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, दैट्स वाई यहां पर उनके प्लान को 1 साल पहले ही टर्मिनेट कर दिया था। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ऐसे समझिएगा। पहली 1951 से 56, फिर 56 से 61, फिर 61 से 66, फिर यहां पर याद रखिएगा 66 से 69 कोई प्लान नहीं था, यह प्लान हॉलिडे है। फिर 69 से 74, फिर 74 से 78। तो आप देख सकते हैं, यह पहली, दूसरी, तीसरी,
चौथी और पांचवी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को क्या किया गया था, एक वर्ष पहले ही खत्म कर दिया गया था। तो इस बात को याद रखिएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो अगेन 78 से 79 आप कह सकते हो, 78 से 80 भी आप कह सकते हो। ध्यान रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। तो यहीं पर चीजें कंप्लीट होती हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स के ये 100 प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे, मैंने आपको करा दिया। उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे ऐसी ही क्लास से